सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ अपने क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 9th में जो आपके पास किताब है वो साइंस के नाम से है। तो क्लास 9th में आप साइंस पढ़ते हैं। साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें हम बायोलॉजी का डेटा पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हम केमिस्ट्री का डेटा पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप फिजिक्स का डेटा पढ़ते हैं। तो क्लास 9 से आप ठीक तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को अलग अलग रूप में समझ सकोगे और हो सकता है कि आप लोगों को अलग अलग टीचर्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स देखें तो आपका चैप्टर 8 मोशन के नाम से है और वहाँ से अपना फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो अगर आप फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा सबसे पहले फिजिक्स को जानें कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है क्या चीज़ या फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। अगर आपने फिजिक्स को सही तरीके से समझा है तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और आपने अगर फिजिक्स को गलत तरीके से समझा है तो फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट में से एक हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझें कि फिजिक्स है क्या चीज़। देखिए, तो फिजिक्स अगर नटशेल एक कॉमन सेंस या कॉमन लैंग्वेज में समझें तो हमारे आसपास की जो भी गतिविधि हो रही है, एवरीथिंग, जो भी एक्टिविटी हमारे आसपास परफॉर्म हो रही है उसको हम फिजिक्स बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो हमारे आसपास क्या होता है, तो हमारे आसपास नेचर है और नेचर को ही ठीक तरीके से समझना क्या फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जो कि एक शब्द से आया है और उसका मतलब भी नेचर ही होता है। अगर मैं सीधे सीधे फिजिक्स की बात करूं तो जो फिजिक्स है मेरे पास उसका सीधा सा मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर की बात क्यों कर रहा हूं? अच्छा, क्या हम नेचर को किताबों में ही समझ सकते हैं या किताबों के बाहर हम नहीं समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किताबों के बाहर भी हम नेचर को ठीक तरीके से जानते हैं, समझते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान या अनुभव हमें प्राप्त होता है तो जरूरी नहीं कि वो ज्ञान सही हो या गलत हो। नेचर को समझना क्यों जरूरी है या फिजिक्स ही क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा बच्चा पहली बार दुनिया को देखना शुरू करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। उसका दिमाग पूरा का पूरा खाली होता है और वो देखता है कि चलती हुई हवा उसे महसूस हो रही है, कभी वो पानी को देख रहा है, कभी वो ऊपर सूरज को देख रहा है, कभी चंद्रमा को देख रहा है, कभी तारों को देख रहा है, कभी इंद्रधनुष बनता हुआ दिख रहा है, कभी तेज धूप दिखती है, कभी एकदम से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। क्यों सवाल पैदा होते हैं? क्योंकि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक्स क्रिएट करता है, वो हर चीज में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है कि ये चीज असल में क्यों हो रही है। एक छोटा सा बच्चा देखता है कि एक सूरज है, वो पूरा एक चक्कर पूरा करके और शाम को डूबता हुआ दिख रहा है, तो उसके मन में ढेर सारे सवाल पैदा होते हैं कि ये सूरज आखिर कहाँ डूब गया। तो बहुत से अगर वे अलग अलग लोगों से सवाल पूछेगा तो हो सकता है कि उस सवालों के बहुत सारे अलग अलग जवाब मिलें, लेकिन एकदम सही जवाब ही अगर उसको मिलेगा वही जवाब जीवन में उसके काम आएगा और जितने भी गलत जवाब है वो उसको सिर्फ गुमराह करेंगे और भटकाने का काम करेंगे। अब बात समझते हैं कि प्रकृति को जानना क्यों जरूरी है, प्रकृति को जानने से हमें क्या मिलता है। एक सीधा सा सवाल है, एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब है, जितना हम प्रकृति को जानेंगे उतना हमारा जीवन सरल होता जाएगा, क्योंकि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा है और प्रकृति की गतिविधि के कारण ही हम जी रहे हैं। इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक जंगल है, उस जंगल में एक शेर है। वो शेर जंगल को ठीक तरीके से जानता है। वो जानता है कि आसपास कितने घास है, कितना गड्ढा है, कहाँ पे उसका शिकार छुपता है, उसका शिकार कितनी तेजी से दौड़ लगाता है, उसका शिकार किस जगह पानी पीने आता है। अगर उस शेर को सारी जानकारी है तो वो अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। वह अपनी ठीक जगह पे घात लगा के बैठ जाएगा, वो घास में छुप के बैठ जाएगा और जैसे ही उसको शिकार मिलेगा वो शिकार को पकड़ेगा, अपनी भूख शांत करेगा और आराम से अपनी गुफा में जाके बैठ जाएगा। वो शेर अपने शिकार को क्यों पकड़ पा रहा है? क्योंकि वह आसपास की प्रकृति को ठीक तरीके से जानता है। प्रकृति के सारे ज्ञान उसके दिमाग में है। अब अगर बात करें, एक उसी जंगल में एक नए शेर को छोड़ देता हूं जो आसपास चीजों को नहीं जानता है, आसपास की प्रकृति को ठीक तरीके से नहीं जानता है। वो नहीं जानता है किस जगह घनी घास है, किस जगह खुला मैदान है, किस जगह शेर उसके शिकार पानी पीने आते हैं, किस जगह वो छुप सकता है, किस जगह वो नहीं छुप सकता है। सारी जानकारी से वो अनभिज्ञ है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। अब उसको अगर भूख लगती है तो वो घबराया हुआ खुले मैदान में दौड़ जाएगा और अपने शिकार को पकड़ने के लिए खूब मेहनत करेगा और खूब मेहनत करने के बाद भी वो हार जाएगा, उसको शिकार हाथ में नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको आसपास की प्रकृति का ज्ञान नहीं है।
तो सीधी सी बात है कि जितना हम प्रकृति को जानते हैं उतना हमारा जीवन आसान हो चलता है और हमारे जीवन में तरक्की बढ़ती चली जाती है। जो इंसानी शरीर है या इंसानी जीवन है वो सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो अपने जीवन में उपयोग करता है और बढ़ता ही जाता है और आगे करते चला जाता है। इंसानों के साथ भी यही चीज है, इंसान जितनी प्रकृति को समझता है उतना उसका उपयोग कर चलता है और जितना उपयोग करता है वो अपने जीवन के उच्चतम स्तर पे बढ़ता चला जाता है, अपने जीवन को और अच्छी तरीके से जीना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से अगर हम प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो बिना किताबों के भी हम प्रकृति को ढेर सारा समझ सकते हैं, लेकिन जो उससे प्राप्त ज्ञान पे हमें भरोसा नहीं हो पाएगा, हम विश्वास पैदा नहीं कर पाएंगे कि जो ज्ञान हम अनुभव कर रहे हैं वो ज्ञान सही है कि नहीं है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में लोगों का मानना यह था कि पृथ्वी सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बीच में है और सारे प्लैनेट्स पृथ्वी के गोल गोल अराउंड चक्कर काटते हैं। इसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था और इस जियोसेंट्रिक मॉडल को बहुत सालों तक जाना जाता है। अब जियोसेंट्रिक मॉडल के पीछे की थ्योरी क्या है, या जियोसेंट्रिक मॉडल दिमाग में क्यों बना? तो हम देखते हैं कि हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी हमको एक सपाट मैदान जैसी लग रही है और हम कल्पना नहीं कर पा रहे कि ये घूमती हुई गेंद है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। हमारा अनुभव बोल रहा है कि हम एक रुकी हुई चीज के ऊपर है और हमें सूरज दिख रहा है कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रहा है और डूब जा रहा है और फिर उठ रहा है फिर डूब जा रहा है। तो हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि पृथ्वी हमारे बीच में है और बाकी सारे ग्रह उसके गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो इसी अनुभव से एक थ्योरी बनती है जिस थ्योरी को हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें हमने पृथ्वी को बीच में समझा हुआ है और सारे प्लैनेट्स को उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ समझ रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक मान रहे थे। कुछ चर्चों का तो ये तक मानना था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी को आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते, अगर किसी ने इसके ऊपर मना किया तो उसको सजा भी दी जाएगी। एक दार्शनिक थे, उनका नाम गैलीलियो था और गैलीलियो के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को अपोज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूरज केंद्र में और बाकी सारी चीजें उसके गोल गोल चक्कर काट रही हैं। इस चीज को उन्होंने हेलोसेंट्रिक मॉडल के बारे में बताया और हेलोसेंट्रिक मॉडल जब उन्होंने बताया तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि गैलीलियो को सजा तक देने की बात कर दी गई थी। तो यही बात है कि बहुत सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान या तो हो सकता है सही होगा या तो हो सकता है गलत होगा। हमारा इंसानी जीवन इतना छोटा सा होता है कि अगर हम सारे ज्ञान को बटोरने की कोशिश करें तो हमारा जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम पूरी प्रकृति को कभी भी समझ नहीं पाएंगे और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका उपयोग करना बहुत दूर की बात है। इसलिए अगर हमें प्रकृति को ठीक तरीके से समझना है तो उसके लिए एक माध्यम है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है, आज से बहुत साल पहले से जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी दार्शनिक हैं, उन्होंने नॉलेज को कलेक्ट किया, नॉलेज को पकड़ा और नॉलेज को पकड़ने के बाद सीक्वेंस वाइज आपकी किताबों में देते जा रहे हैं। आप एक लाइन से किताबों से पढ़ते जाएंगे और आपको सारा नॉलेज मिलता जाएगा। उस नॉलेज के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो लास्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ जो फैक्ट मिला हुआ है वो फैक्ट आपकी किताबों में मिलता चला जाएगा। आपके दिमाग में हजारों ऐसे सवाल होंगे जिसका सही उत्तर आप लोगों को अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स को ठीक तरीके से पढ़ते हैं या समझते हैं तो सारे सवालों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग इस हद तक विकसित भी हो जाएगा कि आप सारे सवालों के हल को खुद ब खुद ढूंढने के काबिल भी बनते चले जाओगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसको मैं चैप्टर 8 बोल रहा हूँ, चैप्टर 8 मोशन के नाम से। तो हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ते समय ही हमारा पहला चैप्टर मोशन के नाम से है। तो पहला चैप्टर मोशन क्यों है, मतलब हम पूरे फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक्टिविटी जो होगी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मोशन। तो वो क्यों? तो हम देखें कि अगर इस दुनिया को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिना किसी मूवमेंट के कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किए बिना कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा उसमें मोशन जरूर होगा, एक्टिविटी जरूर होगी। इसलिए जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मोशन। आइए समझते हैं मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अब मोशन को हम सिर्फ किताब से नहीं समझेंगे, किताब के बाहर भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज मूव करती हुई दिखेगी। आप भी एक जगह से दूसरी जगह पर चल रहे हो, चल के जा सकते हो, दौड़ के जा सकते हो, किसी मोटरसाइकिल या बाइक पे जा सकते हो, कार पे जा सकते हो, एरोप्लेन पे जा सकते हो, किसी शिप पे जा सकते हो, मूव कर रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारे जानवर हैं जो मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी फ्लाइज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं।
आप जंगल में जाओगे तो बहुत सारे जानवर हैं जो दौड़ते हुए मूव कर रहे हैं, अलग अलग रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि यार मोशन होता क्या है, या मोशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मोशन का मतलब सिंपली मैं समझूंगा कि जब भी एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है उसको हम मोशन बोलते हैं। अब मोशन को समझने के लिए, मोशन को थ्योरेटिकली एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पे मोशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको हम बोल रहे हैं 1D मोशन, दूसरे को हम बोल रहे हैं 2D मोशन और तीसरे को हम बोल रहे हैं 3D मोशन। इसके आगे मेरे पास कुछ टॉपिक और है और आज की वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जैसे डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। इतने टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको ठीक तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन को समझते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 1D शब्द का मतलब या D शब्द का मतलब डायमेंशंस है, 1 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, हमने बोला कि जब भी कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस टाइप के मोशन को मैं 1 डायमेंशनल मोशन में क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक कार है, कोई भी एक गाड़ी है जो सीधी रेखा मूव कर रही है, या तो ऐसे जा सकती है या इसी जगह पे वापस आ सकती है। सिर्फ वो एक ही लाइन पे मूव कर रही है, एक लाइन से चेंज करके दूसरी तरफ नहीं जा रही। इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को अगर समझना है हमें तो उसको मैथमेटिकली सिर्फ मेरे पास एक ही एक्सिस की जरूरत है। इसको मैं सिर्फ एक ही एक्सिस में समझ सकता हूं। इसको समझने के लिए मुझे एक से ज्यादा एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के मोशन को मैं 1 डायमेंशनल मोशन कहूंगा। चलिए अब समझते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या हो रहा है या 2 डायमेंशनल मोशन किस तरीके का, इसको समझते हैं। तो देखिए जब भी मुझे 2 डायमेंशनल मोशन को समझना है तो मैं देखूंगा कि अगर कोई मोशन किसी प्लेन सरफेस पे हो रहा है या उसको समझने के लिए मुझे 2 प्रकार की एक्सिस की जरूरत पड़ती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं 2 डायमेंशनल मोशन कहूंगा। जैसे कि मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है मेरे पास। इस व्हाइट बोर्ड में अगर कोई एक इंसेक्ट है जो कि पहले ऐसे चलता है और फिर बाद में वो इस तरीके से चलता है। अब इसको अगर मुझे समझना है तो इसको समझने के लिए मुझे 2 प्रकार की एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। एक एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस में बोल सकता हूं जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और एक एक्सिस मेरी क्या बोल सकता हूं मैं, वाई डायरेक्शन में बोल सकता हूं। इसको मैं बोल सकता हूं मेरे पास एक्स एक्सिस है और इसको मैं बोल सकता हूं मेरे पास वाई एक्सिस है। मतलब ये बॉडी थोड़ा थोड़ा एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रही है और थोड़ा थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को मैं 2 डायमेंशनल मोशन बोलता हूं। अगर मैं 1 डायमेंशनल मोशन को समझूं तो 1 डायमेंशनल मोशन मेरा सिंपल स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर मैं 2 डायमेंशनल मोशन को समझूं तो 2 डायमेंशनल मोशन मेरा एक प्लेन में होता है। तो मैं इसको लिखने के लिए समझ सकता हूं कि मेरे पास अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो ये मेरे पास कहां होगा, ये मेरे पास एक लाइन में होगा। और अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 डायमेंशनल मोशन कहां मिलेगा मेरे को, किसी न किसी प्लेन सरफेस पे मिलेगा। अब बात करते हैं 3rd डायमेंशनल मोशन की। चलिए तो अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन को अगर समझना है तो मेरे को 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक एक्सिस और जिसको मैं क्या बोलूंगा, जेड एक्सिस, जो कि बाहर की तरफ। मतलब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फिर हो सकता है वो इधर मूव कर गया, हो सकता है वो इधर मूव कर गया, हो सकता है इधर मूव कर गया, लेकिन एक लिमिट के बाद ये अपने सरफेस को छोड़ के बाहर कहीं आ गया। अब इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा मेरा, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन कैसा हो सकता है, जैसे कोई छोटे से इंसेक्ट का हवा में उड़ना। वो हवा में उड़ रहा है, कभी आगे भी मूव कर रहा है, कभी ऊपर भी मूव कर रहा है, कभी आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। इसको समझने की मुझे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम समझते हैं कि एक्सिस को हम किस तरीके से समझेंगे या एक्सिस किस तरीके से बनेगी। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक एक्सिस कैसी बनेगी, एक एक्सिस मैंने बोला इस तरफ, ये बन जाएगी मेरे पास एक्स एक्सिस। एक एक्सिस मेरी इस तरफ बनेगी और ये एक्सिस को मैं क्या बोल दूंगा, वाई एक्सिस। और एक एक्सिस और बनेगी जो कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ जाएगी। ये मेरे लेंथ दिखा रहा है, ये मेरी इधर की तरफ मैं ब्रेड्थ दिखा रहा हूँ, इधर की तरफ मैं हाइट दिखा रहा हूँ। तो अब मेरे पास एक एक्सिस बनेगी जेड एक्सिस जो कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ बनेगी।
बट इसको मैं यहाँ नहीं बना सकता, यहाँ नहीं बना सकता, तो मैं कैसे बनाता हूँ, तो मैं इधर की तरफ बना देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ z एक्सिस। मतलब कोई भी बॉडी अगर 3D दुनिया में ओपन स्पेस में मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है मेरे पास, 3D मोशन। अगर 3D मोशन को मुझे समझना है तो एक शब्द में कैसे समझ सकता हूँ, 3D मोशन के लिए मैं क्या बोल दूं, 3D मोशन को मैंने बोला कि मोशन इन अ स्पेस। अगर स्पेस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, 3 डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ स्पेस शब्द से मतलब आउटर स्पेस की बात नहीं कर रहे, स्पेस शब्द का मतलब कहीं भी एक 3D स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। 3D स्पेस कैसा हो सकता है, जैसे एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, एक एरोप्लेन एक जगह से टेक ऑफ करता है, वो हवा में ट्रैवल करता है, दूसरी जगह पे लैंड अप कर जाता है, तो ये कैसा कहलाएगा मेरे पास, 3D मोशन कहलाएगा। अगर कोई एरोप्लेन बिल्कुल हवा में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब वो कैसे कहलाएगा मेरे पास, 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो एक जगह से उठता है और दूसरी जगह पे नीचे उतर जाता है तब वो मेरा 2D और 3D में शिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इस नेचर में जितनी भी एक्टिविटी होती है, नेचर में मोशंस होते हैं, मोशन होते वक्त वो ध्यान नहीं देती कि वो 1D है कि 2D है 3D है, वो अपने आप परफॉर्म हो रहे हैं। बट अगर मुझे उसको एक्यूरेटली समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, तो मैंने उसको मैथ्स के अनुसार 3 भागों में बांट दिया है। एक को मैंने बोला है 1D मोशन, दूसरे को मैंने बोला है 2D मोशन और तीसरे को मैंने बोला है 3D मोशन। तो बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज है, आपकी टेक्स्ट बुक में शब्द है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब जब भी एक बॉडी मूव करती है, एक मोशन परफॉर्म करती है, तो वो कुछ ना कुछ पाथ ट्रैवल करती है, और जितना वो पाथ ट्रैवल करती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास कोई बॉडी है जो पहले पॉइंट ए पे है और बाद में वो मूव करके कहाँ चली जाती है, वो पॉइंट बी पे चली जाती है। मैंने बोला कि मान लीजिए उसने ये पाथ ट्रैवल किया हुआ है, इस पाथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास इसका पाथ है जो ए से बी तक मूव करने में यूज हो रहा है। तो अगर इस पाथ को मैं मेजर करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना लेंथ को कवर कर रहा है, ये कितना पाथ को कवर कर रहा है, तो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अगर मैं A से B मेजर करूं तब भी उतना ही पाथ होगा, और B से A मेजर करूं तब भी उतना ही पाथ होगा। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इस लेंथ को मैं बोलूंगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यूनिट्स क्या है उसकी बात करते हैं। तो डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है, डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर। डिस्टेंस या लेंथ को नापने के लिए हमारे पास जो भी यूनिट्स है, मान लीजिए SI यूनिट की बात करते हैं तो वो मीटर होती है, बट मीटर के अलावा भी हम ढेर सारी यूनिट्स में नापते हैं, जो इसको मैं अदर यूनिट्स बोल सकता हूँ। जैसे सेंटीमीटर हो गई, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे कॉमन स्केल में होता है। बहुत ही बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे इंच हो गई, फुट हो गया, इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये टॉपिक पूरा हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस के बारे में अगर मैं एक बात और करूं तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर का मतलब क्या होगा, हो सकता है स्केलर का मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा या जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं जान लो कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस को समझने के लिए मुझे डायरेक्शन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। अगर मैं A से B तक मेजर करूं तो भी उतना ही डिस्टेंस होगा, और B से A तक मेजर करूं तो भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास कवर हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन, द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। SI यूनिट इज मीटर। नेचर कैसा है इसका, ये कैसी क्वांटिटी है, ये हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी हुई है, इसको समझते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन विद पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट A पे था, और मैंने बोला कि ये A पॉइंट से मूव करता हुआ B पॉइंट पे पहुंच गया था। तो इसने जो पाथ ट्रेवल किया इसको हमने डिस्टेंस नाम दिया था। लेकिन अगर मैं A से लेकर B तक एक शॉर्टेस्ट पाथ इमेजिन करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसा होगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा मेरे पास। मैं A को क्या बोल रहा हूं, A को मैं इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन बोल रहा हूं। A को मैं इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन बोल रहा हूं। इनिशियल पोजीशन का मतलब ऑब्जेक्ट मेरा मोशन के पहले A पे था और मोशन करने के बाद, मूव करने के बाद B पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो A है मेरा, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगा और B जो है मेरा फाइनल पोजीशन कहलाएगा।
तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के साथ में, ये क्या कहलाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि उसके पाथ से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा है कि जो बॉडी है मेरी, ये ए से उठ के बी पे मूव हो जा रही है। अब अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है तो मुझे इस पाथ को मेजर करना पड़ेगा, तब मेरे को क्या पता चलेगा, तब मेरे को डिस्टेंस पता करेगा। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को पता करना है तो मुझे इसके शॉर्टेस्ट पाथ को मेजर करना पड़ेगा, जो कि ये होगा, और ये क्या कहलाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी वाइज समझूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ जैसी चीज है। तो दोनों ही लेंथ, तो इसकी ऐसा यूनिट भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी, और बाकी सारी की सारी यूनिट हमारी बिल्कुल सेम टू सेम होगी। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट हमारे पास हो जाएगी मीटर। और इसका नेचर कैसा होगा, क्या ये स्केलर होगा, क्या ये वेक्टर होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर मैं बोलता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है, इसका मतलब बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बी टू ए है, तब मेरी बॉडी बी से ए की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना जरूरी है, और जिस भी क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पूरा का पूरा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं अपन स्पीड को, कि स्पीड क्या है। स्पीड हमारे पास जैसे बोर्ड में हमारा डेफिनेशन दिख रही है, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। पर यूनिट टाइम में मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, इसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम कैसे समझ सकते हैं, यहां देखते हैं जरा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पे है, और वो कुछ डिस्टेंस को कवर करता है, और कवर करने के बाद बी पे पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस मेरा 100 किलोमीटर का है, और इसको कवर करने के लिए 10 आवर्स लगते हैं। मेरे पास डिस्टेंस है जो कि 100 किलोमीटर का है, और इसको कवर करने के लिए 10 आवर लगते हैं। तो हमारी जो टाइम है वो अभी आवर में चल रहा है। तो यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, 1 आवर। 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर अप होगा वो इसका स्पीड कहलाएगा। क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। सीधी सी बात है, 100 किलोमीटर कितने टाइम में कवर अप हो रहा है, 10 आवर में। तो 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर होगा, सीधी सी बात है 10 किलोमीटर होगा। कैसे पता कर सकते हैं हम सिंपली ये करेंगे कि इस 100 किलोमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड जो है, स्पीड हमें ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो स्पीड को समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। ये फॉर्मूला कैसा है, इसको देखते हैं जरा। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि स्पीड बराबर क्या होगा मेरे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। कि उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और कितना टाइम इंटरवल कवर कर रहा है। इसी को मैं एक वेरिएबल फॉर्म में भी बोल सकता हूं। अगर मैं मान लेता हूं कि जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है मेरा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेरा x किलोमीटर के फॉर्म में है, और ये जो पूरा का पूरा टाइम है मेरे पास, ये टाइम मेरा t आवर्स के फॉर्म में है। तो इसी तरीके से मेरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट पे कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी। तो मैं इसको सिंपली यहां से देख सकता हूं कि जो डिस्टेंस होगा मेरा, वो डिस्टेंस मेरा मीटर में होगा, और जो टाइम होगा मेरा, वो टाइम की जो मेरी एसआई यूनिट है वो मोस्टली सेकंड होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ये जो टाइम है मेरा, ये आवर ना होके ये सेकंड कर देता हूँ, और ये जो मेरा डिस्टेंस है इसको मैं किलोमीटर ना करके मैं इसको मीटर कर देता हूँ। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी मेरे पास, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, या इसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ मीटर सेकंड की पावर -1।
क्योंकि ये सेकंड मेरा नीचे की तरफ है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ पे मेरे पास स्पीड की जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड, या क्या बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। अब मैं देखूं क्या स्पीड का नेचर कैसा है, स्पीड मेरी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इस पूरी एक्टिविटी में मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस मेरा कैसा है, डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस, तो एक्चुअली स्पीड मेरा डिस्टेंस ही है जो कि पर यूनिट टाइम में कवर अप हुआ गया है। तो डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी मेरी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक खत्म होता है, इसको मैं बोलता हूँ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला मेरा बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी SI यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड और इसका नेचर बनता है स्केलर क्वांटिटी।